हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वाटर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ओके, हमको कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन भर में। ओके, ये सब के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला पर्सन है या फिर किसी का फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी किस लेवल पे, बिगिनिंग लेवल का एक्टिविटी है या बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हो रहा है। ऑल्सो डिपेंड कि टेम्परेचर कैसा है, सर्दी गर्मी है बरसात है, तो उस हिसाब से पानी का रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को। जितना ज़्यादा स्वेट होएगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्वेट जो होता है पसीने के थ्रू भी जो है साल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम हो जाता है। ओके, तो हम पहले बेसिक फॉर्मेट देखते हैं कि हमारी बॉडी में पानी कितना होता है, कितने कंपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे ऊपर नीचे होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, उसका क्या कैलकुलेशन रहता है। ओके, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो पानी है, पानी कभी भी एनर्जी नहीं देता है। आप कितना ही पानी पिएंगे उससे कभी भी भूख नहीं मिटता है। क्यों ऐसा, उसके पीछे रीजन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जो बना है किससे बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अभी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन जो मिसिंग पार्ट है वो है अपना, एक है कार्बन। ओके, सो कार्बन से एनर्जी मिलता है, लेकिन इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नहीं है। इसलिए तो पानी में और प्रोटीन में क्या स्पेसिफिक चीज़ है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ का काम करता है, इसलिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोटीन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से हमको बॉडी में इतना ग्रोथ, मसल रिपेयर का वो सब होता है। और वैसे ही पानी का भी क्यों नहीं होता, इसके अंदर कार्बन नहीं होता, इसकी वजह से हमको एनर्जी नहीं मिलता। हम कितना ही पानी पिएंगे कभी भी उससे भूख नहीं मिटती है। प्यास मिटती है लेकिन भूख नहीं मिटती है। तो पानी की एक विशेषता है कि वो एनर्जी नहीं देता है। ओके, सेकंड है यूनिवर्सल सोलवेंट। ये मैक्रोन्यूट्रेंट में आता है बिना कैलोरी के, इससे कैलोरीज नहीं मिलता है। मैक्रो मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में, से लीटर्स में होता है। ओके, माइक्रो मतलब 3 ग्राम से कम होता है, ये मैक्रो में काउंट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जैसा ही ये 4th मैक्रोन्यूट्रेंट है जो ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। ओके, उसके बाद देखिए, ओनली सब्सटेंस अवेलेबल इन ऑल 3 फॉर्म। पानी एक ऐसा है जो तीनों फॉर्म में होएगा, आपको तीनों मिलेगा। वाटर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और गैस के फॉर्म में। ये यूनिवर्सल इसका ट्रुथ है कि इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है सब्सटेंस जो ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। किसी एक फॉर्म में या किसी 2 में रहेगा, लेकिन तीनों में नहीं होगा। विदाउट फ्लूइड्स इवन बेस्ट क्वालिटी फूड कैन नॉट मेक बॉडी वर्क प्रॉपरली। आप कितना ही अच्छा खाना खाइए, कितना ही अच्छा डाइट प्रॉपर फॉलो करिए, लेकिन अगर प्रॉपर मात्रा में जितना बॉडी को पानी चाहिए सारी प्रोसेस के लिए उतना पानी हम नहीं पिएंगे तो वो हेल्दी खाना भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसका कोई भी इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा अगर आपकी पानी की मात्रा कम है। क्योंकि अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया मैंने स्पेसिफिकली कि कितना ही बेस्ट क्वालिटी का खाना रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं करेगा अगर आपने पानी प्रॉपर पिया नहीं। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा हैबिट डालना है कि पूरे दिन में कीप सिपिंग, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, और एकदम से नहीं पीना है। ऐसे बहुत सारे लोग जैसे सुबह उठ के 1 लीटर 2 लीटर बोतल ऐसे पानी पी जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। और आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा सिप करके उसका एक हैबिट बनाना है। कभी कभी काम में बहुत बिजी होते हैं तो लोग पानी पीना भूल जाते हैं। ओके, अभी देखिए इसके बाद क्या है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हमारी बॉडी में 60 to 70% जो है वो पानी है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे टोटल जो पानी है, टोटल जो फ्लूइड है वो कितना है, 60 to 70%। ओके, अब इसको आप 2 डिपार्टमेंट में, 2 में डिवाइड कर लीजिए। एक है इंट्रासेल्यूलर, एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और ये है सेल के बाहर और अपना ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में जो भी होता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2/3
2/3 आएगा इसमें सेल के अंदर। टोटल जो 60-70% जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसका 2/3 किस में आएगा, सेल के अंदर। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर वाला जो एरिया है उसमें आएगा ये 2/3, और एक्सटर्नल बाहर वाला जो है उसमें ये आएगा आपका 1/3। ओके, अब इसका 2 डिवीजन, बाहर वाला जो है वो 2 सेल के, समझो अगर ये एक सेल है मेरा, ये एक सेल है, तो इसके अंदर जो है हम उसकी बात करें, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर वाला जो पार्ट है उसमें 2/3, और इसके बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो बहुत सारे सेल है, समझो ये एक सेल है, ये एक सेल है, एक सेल है, तो इनके बीच में जहां पर भी जो फ्लूइड है वो 2/3 है। अभी ये फ्लूइड प्लस ब्लड के अंदर का जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो दोनों मिला के, तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर है उसको फिर से हम 2 में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया सेल के अंदर का, ये हो गया सेल के बाहर का प्लस ब्लड का। तो यहाँ पे देखिए इंटरस्टिशियल और यह है इंट्रावेस्कुलर, ये इंपॉर्टेंट। इंट्रावेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल। ओके, इंट्रावेसल यानी ब्लड वेसल के अंदर का, और ये इंटरस्टिशियल 2 सेल के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन 2 सेल्स। अब देखिए जो 1/3 है उसका टोटल 80% जो है वो 2 सेल के बीच में, मतलब सेल्स के बीच में 80%, और 20% कहाँ रहेगा, ब्लड प्लाज्मा में, जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसमें। तो इस तरह से जो टोटल हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सेल के अंदर 2/3, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर ये 1/3, ये 2/3, और ये 1/3 का जो है 80% इंटरस्टिशियल फ्लूइड 2 सेल के बीच में, और जो ब्लड के अंदर है वो 20%। ओके, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर अब ये पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म रहता है, सोडियम पोटेशियम का जो पंपिंग सिस्टम रहता है, उसकी वजह से कि कहाँ ज़्यादा चाहिए, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, वो बैलेंस, वो ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म चालू ही रहता है। तो कहीं पानी कम रहेगा तो ये एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ऐसे ऐसे घूमता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो हमको बेसिक ये देखना है कि हमारी बॉडी में जो टोटल पानी है वो 60-70% है, उसका 2/3 इसमें है। ओके, और ये 1/3 एक्स्ट्रा सेल्युलर में है। एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों का मिला के है, ब्लड के अंदर का और 2 सेल के बीच का जो गैप में जो फ्लूइड रहता है वो वाला। ओके, इतना सा क्लियर हो गया है। अभी देखिए, इट कैन मूव वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट, मतलब ये समझो एक पोर्शन है वहां से उधर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि साल्ट का लेवल क्या है, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कंपार्टमेंट में जिधर भी उसका सोलवेंट का बैलेंस रहेगा उधर वो अपने हिसाब से मूव होएगा ऑटोमेटिकली। ओके, डिपेंड्स ऑन सॉल्ट। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए इसका फंक्शंस देखते हैं, पानी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारा बॉडी कैसे पानी पर डिपेंडेंट है। सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं, खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों पानी पीना ज़रूरी है, उसके हम फंक्शंस देखते हैं। कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ही अपने आप में पूरा इससे बना हुआ है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें से मसल सेल जो है, ओके, मसल सेल में 75% पानी होता है। ओके, क्योंकि वो लाइव सेल है, और बाकी का 10-15% जो है ये होगा फैट सेल में। ओके, तो ज़्यादा कहाँ है पानी, मसल सेल में, इसलिए हम ज़्यादा ग्लूकोज वाला डाइट करते हैं, शुगर वाला डाइट या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो मसल जो सेल्स जो है ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। तो जैसे हम हाई कार्ब्स वाला डाइट कट करते हैं, जैसे आपने लो कार्ब्स पे स्विच किया तो तुरंत जल्दी वजन कम होने लगता है, क्योंकि पहले वाटर जो है उसका रिटेंशन होता है, बॉडी से पानी पहले कम होता है, इसलिए जल्दी धड़ाधड़ वेट कम होता है। तो मसल जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करता है। ओके, और जो फैट सेल्स है उसमें कम, 10-15%। ओके, तो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ही अपने आप में इतना पानी होल्ड करता है। तो पहला काम, पहला फंक्शन पानी का क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए रखना। ओके, सेकंड जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे बन के डाइजेस्ट होके अब्जॉर्प्शन के लिए जो पूरा जो चेन है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें अमाइनो एसिड आ गया, फिर आपका ट्राइग्लिसराइड, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, फिर उसके साथ में विटामिन्स, मिनरल्स,
हार्मोन्स, ओके, ये सारी चीज़ें जो है उसमें ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ओके। तो ये सब का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भी उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो प्रोसेस होता है हर सेल के अंदर न्यूट्रिएंट आएगा, उसका पूरा प्रोसेस होके फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होएगा उसको बाहर निकालने के लिए जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर वापस फेंकने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट है पानी, ठीक है, पूरा बॉडी इस पर डिपेंड करता है। सेकंड है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा होएगा। अगर आपका ज़्यादा पानी हम नहीं पिएंगे तो क्या होएगा, ब्लड थिक हो जाएगा। अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो जो एकदम बारीक ब्लड वेसल्स है, एकदम बाल से भी मतलब 100 गुना ज़्यादा छोटा, इतना पतला, तो उसमें फिर वो उसका मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ब्लड इतना थिक हो गया। तो अगर हम इनफ मात्रा में पानी पिएंगे तो ब्लड थिन रहेगा, पतला ब्लड रहेगा, तो वो न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मूव करेगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ये भी बहुत ज़रूरी है। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बाहर वापस लाने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, ओके। इसमें कैसा, देखो जब भी हमारा समझो अगर हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली, तो अब बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होएगा, गर्मी होने लगता है। तो गर्मी होएगा तो अंदर का जो कोर है वो टेम्परेचर है वो अभी पानी जो है ना उसको मेंटेन करेगा। कैसा होएगा कि जैसे कोर टेम्परेचर, तो जो कोर के अंदर इनसाइड डीप कोर में जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, तो क्या होगा, सर्कल घूमेगा, वो बाहर आएगा, स्किन की तरफ आएगा ब्लड, और वो स्किन की तरफ आके वो स्किन को ठंडा करेगा, फिर ऐसा साइकिल घूमेगा, ओके। क्योंकि जो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है उसकी तरफ जाएगा हॉट टेम्परेचर, मतलब गर्म तापमान है वो ठंडे की तरफ जाएगा, ओके। तो क्या हो रहा है, कोर टेम्परेचर से ब्लड सुपरफिशियली स्किन की तरफ आ रहा है और वो उसको ठंडा करा, तो इसकी वजह से हमको पसीना होता है। तो ऐसा मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी का जो अंदर है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो स्वेटिंग जैसा ये होता है, ओके। तो टेम्परेचर मेंटेन, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होएगा तो क्या होएगा, अगर 37 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम, सारी फंक्शनिंग होती है उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर वातावरण में ही ये काम करते हैं। अगर टेम्परेचर गड़बड़ हुआ तो कुछ भी प्रॉब्लम होएगा बॉडी में, ओके। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो मैकेनिज्म होता है, ब्लड फ्लो होएगा पहले स्किन की तरफ, फिर स्वेट बनेगा और वो ब्लड कूल हो जाएगा, ओके। ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है बॉडी का नेचुरल। तो देखो पानी का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गया है। फिर है मेटाबॉलिज्म, जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर डाइजेशन की स्पीड बनाने में केमिकल, जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रोसेस में, सब में जो टोटल मोटर मेटाबॉलिज्म का जितना भी फंक्शन है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वो सब, उसमें भी पानी का, बिना पानी के ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, बॉडी का स्ट्रक्चर, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं पानी की। इसलिए अगर पानी का कमी रहेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाए। आप कितना ही अच्छा डाइट करिए, कितना ही अच्छा एक्सरसाइज करिए, लेकिन पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और पानी का प्योर होना भी ज़रूरी है, अगर, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में इतने सारे, कितने ट्रिलियन सेल हैं, हर एक सेल तक जो सबसे ज़्यादा जो ये पहुंचाता है सब जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह, तो पानी के अंदर अगर कुछ भी बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी रहेगा तो सबसे ज़्यादा बीमारी बनाएगा। मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है पानी। इसीलिए पानी को हमेशा या तो बॉईल करके या तो फिर प्यूरीफायर के थ्रू, मतलब प्योर वाटर होना चाहिए। कोई भी तरह का पोल्यूशन वाला, पोल्यूटेड वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां पानी की वजह से होती है। उसका रीज़न है कि पानी बॉडी में जल्दी पूरी ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी को वो हर एक सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब फास्ट बॉडी के अंदर जो फैलता है वो पानी। इसलिए अगर पानी खराब रहेगा, गड़बड़ रहेगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहेगा तो जल्दी इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए पानी का प्योर होना, शुद्ध पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो जल्दी बीमारियां नहीं होती है, ओके। तो ये इसका एक बहुत बड़ा है। अभी देखिए, ये पानी का फंक्शन हो गया। हमारी बॉडी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये हमने बेसिक समझ लिया है, ओके। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, सॉल्ट, ओके।
तो ये है सोडियम और पोटेशियम। मेन यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सोडियम पोटेशियम एक पंपिंग सिस्टम होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है ओके, तो इनका एक्सचेंज होता रहता है। सामान अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो बैलेंस करता है। अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर जाएगा, बाहर से अंदर, तो ये जो बैलेंस करने का काम है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो मेन फंक्शनिंग जो डिपेंड करता है वो सोडियम पोटेशियम। इसका जो रेंज है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ब्लड में जो अपना एक पोटेशियम का और सोडियम का लेवल थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आपका पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा तभी ये डिस्टर्ब होएगा, और बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तभी भी ये गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम हैव वन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दे बैलेंस फ्लूइड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। अलग अलग कंपार्टमेंट में जो बैलेंस होएगा, कहाँ कम ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपना जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स वगैरह है, सोडियम पोटेशियम, ये इनका सप्लीमेंट्स भी होता है। हम उस अगले चैप्टर में उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, कितना सप्लीमेंट होना चाहिए, कौन सी चीज़ें जिसमें ये सब है। ओके, तो ये मेन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें सोडियम और पोटेशियम जो और अलग अलग कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ओके, अभी आगे देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें सेल के अंदर, यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ओके, जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ओके, और पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर। ओके, फंक्शनिंग में देखिए फंक्शन क्या है, होल्ड इन ब्लड, ठीक है, फ्लूइड, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड को होल्ड करता है सोडियम, और इनसाइड द सेल के अंदर जो है पोटेशियम फ्लूइड को होल्ड करता है। ओके, हाई बीपी, अगर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा तो क्या होएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और सोडियम अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होएगा, बीपी लो हो जाएगा। ओके, अब सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज जिसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इसमें देखिए आप टेबल सॉल्ट, लाइम जूस, एग्स, चिकन, मीट, वेज, पापड़, पिकल, प्रोसेस फूड, ये सब में आपको सोडियम का जो है क्वांटिटी अच्छा आपके डाइट के थ्रू मिलेगा। ओके, फिर इसमें पोटेशियम में देखिए आपको कोकोनट वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, सोप्स, ओके, नट्स, पल्सेज और मीट। तो ये सारे सोर्सेज हैं सोडियम और पोटेशियम के। इसके अलावा इसका सप्लीमेंट भी आता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तभी वो डॉक्टर की देख रेख में ये सब लिया जाता है। ओके, तो ये अपना एक बेसिक रफ आइडिया हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर पानी, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का, और पानी कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, अभी देखिए इसमें एक ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कुछ लोग बोलते गर्म पानी पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते कि ठंडा पानी पीना चाहिए। ओके, तो गर्म पानी का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो आपका कोर टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो कोर टेम्परेचर बढ़ा देगा तो उससे क्या होएगा, हीट जनरेट होएगा, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो गर्म पानी का एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं है, और वो टेस्टी भी नहीं लगता है। ओके, उससे फैट लॉस भी नहीं होता। बहुत सारे लोग इसीलिए भी पानी पीते गर्म करके कि उनको लगता है कि इससे फैट लॉस होएगा, और उसमें हनी वगैरह डाल के वो सब नमक हनी पता नहीं क्या क्या डालते, तो वो मीठा होता है, उसमें तो शुगर होता है, तो और ज़्यादा पुट ऑन करेगा, उससे कभी भी फैट लॉस नहीं होएगा। दूसरे सिनेरियो में या तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं या फिर ठंडा पानी। अगर आपको नॉर्मल पानी टेस्टी नहीं लगता है तो आप ठंडा पानी पीजिए। ठंडा पानी से कोर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर आप कोई, और हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। आप कितना ही चिल्ड कोई भी चीज़ इतनी ठंडी खाएंगे तो भी अंदर जाके 37 डिग्री टेम्परेचर को वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 37 हो जाएगा उसका। और कितना ही गर्म खाएंगे तो भी वो टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करेगा। लेकिन ठंडी चीज़ रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपका BMR बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। आपने देखा रहेगा सर्दी के टाइम पे जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया, समझो टेम्परेचर कम हो गया, हमारी बॉडी का अंदर के टेम्परेचर से अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, हमको सर्दी लगता है, शिवरिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? तो शिवरिंग एक मैकेनिज्म, एक सेल्फ प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म। तो क्या करेगा, अंदर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा माइल्ड सेल्यूलर लेवल पे ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के प्रोसेस में हीट जनरेट होता है और उसकी वजह से क्या होएगा, टेम्परेचर वापस बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरह से वो BMR बढ़ा रहा है।
आपने देखा रहेगा सर्दी के टाइम पे हमको ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, राइट, एपेटाइट बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अंदर का टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है। तो हमको क्या करना है, अंदर के टेम्परेचर को ट्रिगर नहीं करना है। कम होएगा तो चलेगा, वो हेल्प करेगा, पॉजिटिव उसका रिजल्ट है, लेकिन उसको गर्म करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे देखो बुखार आता है, एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। बुखार आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन बॉडी का ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि अंदर जब तक कोई ना कोई बैक्टीरिया नहीं जाएगा तभी तक हमको बुखार नहीं आया। बुखार आने का मेन रीज़न क्या था, कोई तो ऐसा वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, तो वो ब्रेन खुद से उसका ऐसा सिस्टम रहता है जो वो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा के उस बैक्टीरिया या वायरल को मारने की कोशिश का, उसके इम्यून सिस्टम जो है उसको फाइट करता है। उसका एक तरह का ये औजार है कि वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा के उसको किल कर रहा है, राइट। तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी ऐसा सीन क्रिएट करता है, लेकिन वो हार्मफुल भी है। अगर आपका टेम्परेचर 104 से ऊपर हो गया तो क्या होगा, न्यूरॉन्स डेड हो जाएगा, जो बहुत ही डेंजरस है ब्रेन के लिए। इसलिए डॉक्टर जब एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ गया उसके बाद उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए वो लोग इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा नहीं है। कम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है हमको। पॉजिटिव फ़ायदा क्या है उसका, कि आपका BMR बढ़ रहा है। आप आइस बात ले रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे, तो क्या हो रहा है, BMR बढ़ रहा है। तो एक तरह का मेथड है, वो पॉजिटिव उसका इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप गर्म पानी पीते तो उसका कोई भी पॉजिटिव नहीं, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। आपको अंदर से गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर अननेसेसरी बढ़ेगा, जिसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो या तो नॉर्मल पानी पिएंगे या फिर ठंडा पानी, ओके। गर्म पानी पीने का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, ओके। तो इस तरह से हमको देखना है। अभी कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, या तो भूल जाएंगे या उनका शेड्यूल ऐसा रहेगा, बहुत बिजी हैं। लेकिन कभी भी देखिए, अगर आपका यूरिन एकदम येलोइश हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी बॉडी के अंदर पानी का कमी है। तो ऐसा वाइटिश एकदम वाइटिश यूरिन होना चाहिए, ओके। दूसरा ये है कि जो प्यास लगता है वो एक तरह का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में पानी कम हो गया है, तो उसको इग्नोर नहीं करना। ज़रा सा भी आपको ऐसा फील होए तो आपको तुरंत पानी पीना है। बहुत सारे लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उधर काम में, तो क्या होएगा, प्यास लग रही लेकिन वो लोग इग्नोर करते रहते। तो इस तरह से वो अपने हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसा हैबिट बना के रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में बोतल हमेशा साथ में रख के मेजर करते पानी, और थोड़ी थोड़ी देर में सिप मारते रहते। तो उससे आपको कंफर्टेबल भी ऐसा फील होएगा, और पानी का जो है प्रॉपर पूरे दिन में एक साइकिल रहता है कि आपको इतने टाइम में, क्योंकि हम 7-8 घंटा 10 घंटा तो सोते हैं, तो बाकी टाइम जो बचा है उसमें हम अपना पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं कि 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर जो भी। अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 ही लीटर पीना है, 3 लीटर पीना, तो वो हमको अंदर से ऐसा इंडिकेशन मिलता है। अगर आप अब अंदर से आपका बॉडी सेंसिटिव है और आप अगर जानबूझ के उसको इग्नोर नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा हल्का सा फील होएगा कि मुझे प्यास लगने लगी है, ओके। तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जब भी हल्का सा भी ऐसा महसूस हो कि प्यास लग रही है, आपको तुरंत पानी पी लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो कोई बोलेगा आपको कि दिन का 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 10 लीटर पानी पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। अभी हम देखें, मसल मास में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके पानी का रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंड करता है, ओके। किसी का एपेटाइट ज़्यादा है, किसी की बॉडी में कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, मेल फीमेल एज, ये सब भी मैटर करता है। उनका फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, वो सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे ईजी क्या है कि आपको पानी का पीने का प्रैक्टिस करना है सर, थोड़ा थोड़ा सिप मार के। एकदम से ऐसा सुबह उठ के 1 लीटर 1.5 लीटर नहीं पीना, वो एकदम अनकम्फर्टेबल हो जाएगा एकदम, और ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, और मतलब कुछ भी उसका एकदम ऐसा फ़ायदा नहीं। हम कभी भी देखो 1 लीटर पानी पी लिया, 1.5 लीटर पानी पी लिया, तो कितना पेट दुखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम आपको ऐसा फील होएगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं होएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहेंगे तो वो इजी स्मूथली बैलेंस होता है न्यूट्रिएंट का, हर चीज़ का अंदर बैलेंस। क्योंकि जितना अचानक से एकदम स्पाइक करेंगे पानी डाल के, तो क्या होगा, पूरा थिक की जगह एकदम पतला ब्लड हो जाएगा, और वो पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है।
तो हमको ऐसा नहीं करना है कि आप दिन भर पानी नहीं पिए और शाम को 2 लीटर पी लिया, या सुबह उठ के 2 लीटर पी लिया और फिर दिन भर पता नहीं है पानी का। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अभी समझो ट्रैवलिंग करें तो उनको बार बार जाना पड़ेगा यूरिन के लिए, ओके, तो उससे बचने के लिए वो लोग पानी ही नहीं पीते। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर समझो रात को आपको बार बार उठना पड़ रहा है यूरिनेशन के लिए, तो आप दिन भर में अपना कोटा पूरा करिए। सोने से थोड़े टाइम पहले तक आप अपना, सुबह से ही आप कोशिश करिए कि आपका जब तक इवनिंग हो तब तक आपका पूरा 2 लीटर 3 लीटर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो पूरा हो जाना चाहिए, ओके। तो आपको अपना शेड्यूल के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि रात को डिस्टर्ब होता तो उसके चक्कर में आप पानी ही नहीं पी रहे हैं, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उतरना पड़ेगा, उधर रुकना पड़ेगा तो उसके चक्कर में पानी नहीं पी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आप कितना अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्मूथली फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन अगर पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पानी का ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से पानी पीजिए, अच्छा प्योरिफिकेशन वाला पानी, ओके। और या तो नॉर्मल पानी या तो ठंडा पानी, गर्म पानी का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या फ़ायदा है, उसके क्या क्या फंक्शनिंग है, ओके। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जितना पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है पानी का, ओके। सोडियम पोटेशियम का कैसा बैलेंस होता है, कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से हमको ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिलते हैं, सॉल्ट्स, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।